हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मेरा नाम कंवल है और मैं आप सबका हिस्ट्री के प्रीमिक्स के अंदर स्वागत करता हूं। यूपीएससी पैटर्न को रेप्लिकेट करते हुए आपको 2 क्वेश्चंस सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे और 3 क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे। तो आइए पहले आपको एक गो थ्रू करवा देता हूँ जितने भी आज के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया के अंदर अलाउ किया गया था अपने धर्म को प्रोपेगेट करने के लिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने पक्का ये पढ़ा होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंडिगो रिवोल्ट में से जो आपका रिवोल्ट्स का चैप्टर है वो काफ़ी ज़रूरी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो उसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। देन हमारे जो एक्ट्स एंड रिफॉर्म्स में से क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ फ्रॉम द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919। चौथा क्वेश्चन है जो हमारा वो हमारा होम रूल लीग मूवमेंट से है। आपको पता होगा कि एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा 2 अपनी लीग मूवमेंट्स बनाई गई थी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्वराज पार्टी जो कि काफ़ी इजी है। आई होप आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद इसका पूरा चैप्टर किया होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज को किस एक्ट के तहत हमारे इंडिया में अलाउ कर दिया गया था कि आप आइए अपने धर्म को प्रोपोगेट कीजिए। तो दी 4 ऑप्शंस आर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, then Charter Act of 1813, 1833 and then 1853. So please mark your right option. तो जो बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, तो वो अपना जो सही आंसर है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और बाकी बच्चे भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्लीज़ सही आंसर मार्क करते जाइए। सो दी राइट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखिए जो चार्टर एक्ट 1813 का वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसने काफ़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। सबसे पहले तो यही बड़ी बात है कि उसने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया था कि आप आइए इंडिया के अंदर अपने धर्म को प्रोपोगेट कीजिए। उसके अलावा एक बड़ी बात ये थी कि उन्होंने 1 लाख रुपए देने की प्रोविज़न रखी थी इस एक्ट के अंदर, जिसको बाद में लागू किया जाएगा, पर वो इंट्रोड्यूस इस एक्ट में किया गया था। आपको ये भी पता होगा कि 1793 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है उसको 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। देन अल्टीमेटली इन द ईयर 1813 इनकी मोनोपोली को ख़त्म किया गया, पर चाइना के साथ जो इनकी मोनोपोली थी इन टर्म्स ऑफ टी एंड ट्रेड उसको रख दिया गया था। फिर ये जो बची हुई मोनोपोली है वो भी 1833 में ख़त्म कर दी जाएगी। तो एक सीक्वेंस में अगर आप चीज़ों को पढ़ते चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा और आपको बार बार चीज़ों को रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। So, the Charter Act of 1813 ended the monopoly of East India Company in India. However, the company monopoly in trade with China in terms of tea and opium, they remained intact. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वो है इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 और 1860 के बारे में। देखिए ये जो इंडिगो रिवोल्ट है वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इंडिगो आपके पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको बार बार पढ़ने को मिलता है। दीनबंधु मित्रा जी का बहुत फेमस प्ले है नील दर्पण, उसके अंदर भी इसके बारे में चर्चा हमारे को मिलती है। तो उस वजह से जब भी इंडिगो का नाम आता है, इसमें 3 कठिया सिस्टम की भी हम बात कर सकते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह है वो भी इंडिगो के बारे में था। सो इंडिगो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इंडिगो का यूज़ क्या था, क्योंकि वो बाहर देशों में ब्रिटेन के कंट्री के अंदर उसको एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया में से, इस वजह से इंडिगो की जो कल्टीवेशन है हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा थी। सो अगर हम इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 की बात करते हैं तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, डिड द इंटेलिजेंसिया एंड द प्रेस सपोर्टेड द ब्रिटिश कॉज ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट। Second statement is that it was characterized by the Hindu-Muslim unity, and third statement is that the Indigo revolt was successful in achieving its objectives. तो देखिए यहाँ पर तीनों जो स्टेटमेंट है काफ़ी टू द पॉइंट स्टेटमेंट है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर तुक्का लगाना बहुत मुश्किल है, ना ही आप थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन यहाँ पर इस चीज़ को सही कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है सो प्लीज़ मार्क योर राइट ऑप्शन। देखिए जो सही आंसर है वो ये है कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंसिया एंड प्रेस है उन्होंने ब्रिटिश कॉज को नहीं सपोर्ट किया था, बट रादर दे सपोर्टेड द पीजेंट्स एंड द फार्मर्स। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ से सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, मतलब कि 2 ऑप्शन तो पक्का सही है, दैट इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंड जो थर्ड ऑप्शन है दैट दिस रिवोल्ट वाज सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, वो भी चीज़ सही है। सो द राइट आंसर इज ए 2 and 3। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। ये 1777 के आसपास का ये रिवोल्ट है जो कि इंडिगो की वजह से हुआ था कि जिन लोगों को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, उस इंडिगो को उगाने के लिए वो लोन्स लिया करते थे
और वो जो लोन का पूरा सिस्टम है वो इतना ज़्यादा रिप्रेसिव है कि जो एक बार कोई भी फार्मर उस सिस्टम में फंस जाए वो जल्दी जल्दी से बाहर नहीं निकल पड़ता था। और इसी वजह से लोगों ने रिवोल्ट किया था कि हमारे को इस चुंगल से निकलना है कि एक बार हम इस विशियस साइकिल ऑफ लोन में फंस चुके हैं, हम कभी भी अपने आप को डेट फ्री नहीं करवा पाएंगे। और यहाँ पर जो लोन दिए जाते थे उनको कहा जाता था ददों फॉर इंडिगो प्लांटिंग विच वॉज एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और इस वजह से लोग अपने पूरे सर्कल में फंसे रहते थे। तो उसी वजह से ये पूरा रिवोल्ट हुआ। बाद में जो प्रेस है, जो इंटेलिजेंसिया है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उन्होंने भी इवन फार्मर्स का सपोर्ट किया था। तो इस वजह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा। उन्होंने प्रॉपर कमेटी बिठाई। कमेटी ने ये देखा कि ये जो सिस्टम है पूरा ऑप्रेसिव है और जितने भी फार्मर्स हैं उनको फिर रिहा किया गया और कुछ कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई ताकि फार्मर्स इस चंगुल में ना फंसे। या इनके जो फेमस लीडर्स हैं, द लीडर्स ऑफ दिस रिवोल्ट वर दिगंबर एंड विष्णु बिश्वास। और इसी के चलते फिर दीन बंधु मित्रा जी ने जो प्ले लिखा नील दर्पण, उसमें भी इसका हमारे को रेफरेंस देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़रूरी एक्ट है, प्लीज़ इसके बारे में आप ध्यान में रखना। एंड इस पूरे रिवोल्ट के बाद जो भी इनकी मांगे थी, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो मान लिए गए थे। सो दी थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द मोंटेग्यू स्टेटमेंट जो कि उन्होंने 1917 में दी थी, उसके बारे में क्वेश्चन है। जिसके बाद मोंटेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म्स ऑफ 1919 हमारे को देखने को मिलता है। तो जो स्टेटमेंट दी गई थी मोंटेग्यू के द्वारा इन द ईयर 1917, उसमें से क्वेश्चन बनाया गया है। पहली स्टेटमेंट है दैट दिस डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। Second statement is that the demand for self-government was to be treated as seditious. And the third statement is that it aimed at increasing association of Indians in every branch of administration. तो यहाँ पर देखिए, अगर इवन दो आपको क्वेश्चन ना भी आता हो, पहले तो जिन बच्चों को क्वेश्चन आता है वो अपना सही ऑप्शन मार्क कर दीजिए, और बाकी बच्चे जिनको ये क्वेश्चन नहीं भी आता, तो देखिए जो पहली स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है कि हर एक गवर्नमेंट के अंदर हमने इंडियंस को प्रमोट करना है। जितने भी ब्रांचेस है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें इंडियंस को प्रमोट करना है। मतलब कि वी नीड टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो देखिए, अगर फर्स्ट ऑप्शन आपके सही आंसर में जो करेक्ट आंसर है उसमें आएगा तो उसमें थर्ड पक्का आना चाहिए। अगर वन नहीं है तो थर्ड भी उसमें नहीं आएगा। तो एक बार इसके थ्रू आप अपने ऑप्शंस को देखें। तो मतलब ए आंसर हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 1 इसके साथ में आना चाहिए, और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 के साथ हमेशा 3 आएगा। तो आपके पास सी एंड डी पहले ही क्रॉस आउट हो गए। इवन दो अगर आपने कभी भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ना पढ़ी हो, सिर्फ आप में कॉमन सेंस है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर या तो फर्स्ट एंड 1 एंड 3 आएगा या फिर बी आएगा 2 ओनली। तो आप 50% प्रोबेबिलिटी के साथ बच जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आपने तुक्का भी मानना हो। इसके बाद आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज चेक होगी। अगर आपने होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, उसके अंदर तिलक को एक बार केस चलाया जाता है उनकी होम रूल लीग मूवमेंट जो उन्होंने चलाई थी, जो उन्होंने ब्रांचेस बनाई थी उसके ऊपर। और जब उन पे मुकदमा चलता है तो वहाँ पर सरकार ये कहती है, जज ये कहता है कि अगर ये अपने देश की आज़ादी के लिए डिमांड कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो ये सेडिशन का केस हम इनके ऊपर नहीं लगा सकते। और उसके बाद तिलक जी ने कहा था कि होम रूल लीग मूवमेंट जो है उसको सैंक्शन मिल चुकी है, लीगल सैंक्शन बाय द ब्रिटिश एम्पायर। तो अगर आपको ये एपिसोड पता है तो आप बहुत आसानी से आंसर अपना ए 1 एंड 3 पे लगा सकते थे, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। दैट द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेडिशियस। ये अब से मान लिया गया था 1909 के रिफॉर्म्स के बाद से कि अब से जो भी बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड करेगा वो उसका हक है, वो उसकी प्रिविलेज है, वो उसका राइट है। तो द राइट आंसर इज ए 1 एंड 3 ओनली। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो पर्पस है आपको ये पूरा क्वेश्चन करवाने का इतने डिटेल में, वो ये है कि कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को देखे वो क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना कि ये आपने लीव आउट कर दिया था या आपने टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ। हमेशा हमेशा आप सीधा स्टेटमेंट्स के ऊपर जाइए और अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर 10 ऐसे क्वेश्चन है तो 3 से 4 क्वेश्चन आप पक्का वहाँ पर सॉल्व करके आएंगे, अगर आप प्रेशर के अंदर नहीं है और बहुत समझदारी से ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं, अपने कॉमन सेंस लगा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया। तो मैं आशा करता हूँ जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप सीखेंगे। बाकी देखिए जितना रह गया वो तो सारा कंटेंट है, वो आप आज नहीं तो कल सीख ही जाएंगे।
तो अगर हम इस पूरे डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम के अंदर मोंटेग्यू ने ये डिक्लेयर किया था कि अब से जो भी बंदा अपने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड करेगा वो उसका राइट हो जाएगा, उसको हम सेडिशन की तरह नहीं मानेंगे। एंड उसके एक लाइन आती है उसकी डिक्लेरेशन के बीच में, दैट आवर इंटेंट इज ऑफ इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहाँ से आपका आंसर वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है तिलक की होम रूल लीग के बारे में। आपको पता होगा कि जो होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुई थी 1916 में, उसके अंदर एक एनी बेसंत की होम रूल लीग मूवमेंट थी और दूसरी तरफ थी तिलक जी की। यहाँ पर बॉम्बे को एक्सक्लूड करके होल ऑफ महाराष्ट्र था, एंड यहाँ पर बॉम्बे को इंक्लूड करके महाराष्ट्र के बाहर जितनी भी लीग्स बनी थी, लीग की ब्रांचेस बनी थी, वो एनी बेसंत के अंदर थी। तिलक जी ने पहले अपनी होम रूल लीग मूवमेंट शुरू कर दी थी, बाद में एनी बेसंत ने की थी। तो उसी से क्वेश्चन है दैट अलॉन्ग विद द डिमांड्स फॉर स्वराज ही आल्सो सॉट फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टेट, कि उन्होंने सिर्फ स्वराज की डिमांड नहीं की थी, अपना यहाँ पर सेल्फ रूल की डिमांड नहीं की, उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की भी बात की। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज यूज ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स वाज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यूज बाय तिलक ड्यूरिंग होम रूल एजिटेशन। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, प्लीज मार्क द राइट ऑप्शन। ये जब भी आप होम रूल लीग मूवमेंट पढ़ते हैं इतनी डिटेल में आप नहीं करते, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि आपको ना आता हो। देखिए अगर हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको पता होगा कि 1908 में सेडिशन का केस लगा के तिलक जी को जेल में डाल दिया जाता है 6 साल के लिए, और 1914 में उनकी रिहाई होती है। उनकी रिहाई के बाद ये एक चीज़ देखी गई थी कि उनका जो व्यक्तित्व था, जो उनका नज़रिया था चीज़ों को देखने का, वो काफ़ी बदल चुका है। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो बहुत ही सेकुलर बातें करते हैं। 1908 के पहले जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने एक तरह से हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने की काफ़ी बातें की थी, पर 1914 के बाद उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे वो सेकुलर ना लगे। हमेशा उन्होंने एक तरह से कि किस तरह से हम यूनिटी बना के रख सकते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में या फिर किसी भी धर्मों के बीच में, हमेशा वो बातें की। इसी वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है कि यूज ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स वाज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ तिलक ड्यूरिंग द होम रूल लीग मूवमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल, जो उन्होंने गणपति फेस्टिवल्स का यूज़ किया था, सो बेसिकली इट वॉज ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान तो उन्होंने हमेशा सेकुलर पाथ को ही अपनाया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी पक्का से गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ये अगर आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं, डिटेल में पढ़ी हैं, तभी आपको पता होगा कि हाँ, स्वराज के साथ साथ उन्होंने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की भी बात की थी। सो द राइट आंसर इज ए वन रूली। देखिए आज के टाइम में जिस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी डिटेल में होंगे। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, आपको समझ है कि ऐसा क्यों हुआ था, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तभी बच्चे कहते हैं कि ऑल्दो हमने इसके बारे में पढ़ा तो है पर हमारे को क्वेश्चन नहीं आता। इसके साथ मैं आपको एक और सीख भी देना चाहता हूँ। पेपर के अंदर जाके जो रियल टाइम एग्जाम होगा, वहाँ पर हमारी कई बार ईगो हर्ट हो जाती है कि अगर इसमें से क्वेश्चन आया है और क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं, तो इवन दो अगर हमारे को ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। देखिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स है वो आपकी ईगो से, आपकी दुनिया से बहुत बड़ा है। कभी भी उसके साथ लड़ने की कोशिश मत कीजिए कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है क्योंकि इसके टॉपिक के बारे में मेरे को अंदाज़ा है, ये मैंने पढ़ा है। हमेशा उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है जो आपकी रीच में है, इवन दो आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। कभी भी पेपर से लड़ने की कोशिश मत करना, आप लास्ट में हार ही जाएंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इसको अपने साथ बांध लीजिए इस बात को। सो द राइट आंसर इज वे ए वन ओनली। काफ़ी बड़ा है ये होम रूल लीग मूवमेंट, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप उसको उतना ही याद रख लें तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ जो तिलक जी की दो जो न्यूज़पेपर्स थी, एक तो है मरहत्ता एंड दूसरी है केसरी। एंड अगर हम एनी बेसंत की दो न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, एक तो है न्यू इंडिया और दूसरी है कॉमनवेल्थ। ऐसे फैक्ट्स अभी क्योंकि पेपर आपका बहुत नज़दीक है तो ऐसे फैक्ट्स आपको रटे होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अभी भी आप इन फैक्ट्स में थोड़ा बहुत फंबल करते हो या आपको भूलते हो। अभी भी बहुत टाइम है, 40 दिन के करीब आपके पास टाइम बचा है, प्लीज़ उसको जुडिशली यूज़ कर लीजिए।
देन लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, स्वराज पार्टी के बारे में है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद ये पार्टी बनती है इन ऑर्डर टू गो इनटू द लेजिस्लेटर एंड इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो ये कहते हैं द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1920 बाय सी विजय राघवाचार्य एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज दैट मोतीलाल नेहरू वाज इट्स प्रेसिडेंट। तो अगर आप किसी भी सोर्स को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, मतलब कि सीरियस दिक्कत है आपकी तैयारी के अंदर, सो प्लीज़ मार्क योर राइट ऑप्शन। तो काफ़ी इजी है, आपको पता होगा कि CR दास, चित्रंगन दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी, और जब ये पार्टी बनी तो CR दास इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। सो सेकंड ऑप्शन भी गलत है एंड फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। देखिए यहाँ पर 1920 दिया गया है, ऑल दो आपको फाउंडर्स ना भी पता होता तो आपको पता है कि 1920 में तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, 1922 के आसपास ये फेल हो गया, देन 1923 के स्टार्टिंग में या 1922 के एंड में हमारे को ये स्वराज पार्टी देखने को मिलती है। तो 1920 तो ये पक्का गलत है। सो द राइट आंसर इज डी, नाइदर 1 नाइदर 2। तो इसी के साथ मैंने आज काफ़ी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। मेरा हमेशा पर्पस यही रहता है कि मैं सिर्फ आपको कंटेंट ना बताऊं, क्योंकि कंटेंट आपको कोई भी बता देगा। पर्पस हमेशा यही है कि जो मेरी पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके थ्रू मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँ कि ये जो प्रीलिम्स है ये कंटेंट से बहुत ज़्यादा है। ये आपकी साइकोलॉजी का पेपर है, ये आपके टेम्परामेंट का पेपर है कि पेपर के अंदर हमेशा 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक पज़ल की तरह है। अगर आप वहाँ पर शांत हैं, कॉन्फिडेंट है पूरे कि आप आज क्लियर करके जा रहे हैं, तो आप उन 10 में से 5 या 6 क्वेश्चंस को पक्का सॉल्व करके आएंगे और यहीं पे आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो नॉट रिलाइंग मोर ऑन द कंटेंट, रिलाई मोर ऑन योर टेम्परामेंट। खुद पे विश्वास रखिए और उसी तरह से प्लान बनाते हुए तैयारी कीजिए, तो प्रीलिम्स आपका हर साल होते रहेगा एंड सेम गोज़ फॉर द मेंस। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का प्रीलिम्स ये प्रीमिक्स अच्छा लगा होगा, और आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आगे के लिए भी। तो मिलते हैं अगले प्रीमिक्स में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ कमेंट, मेरे को अच्छा लगेगा।